हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशंस। यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आई होप इससे पहले जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है बीपीएससी मेंस के लिए, आप उसे देख चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो बीपीएससी मेंस ऑब्लिक सीडीपीओ मेंस करके एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। आप उसमें जाकर के सारे बीपीएससी मेंस और सीडीपीओ मेंस के लिए जितने भी टॉपिक डाले गए हैं अब तक, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि वीडियो को वॉच जरूर करें ताकि आपको कंसेप्ट डेवलप हो, क्योंकि पीडीएफ आपको बुक के रूप में भी अवेलेबल है। पीडीएफ को अन्यथा स्टोर करके ना रखें, क्योंकि ये जनरली हैबिट होती है व्यक्ति की, हमें पीडीएफ चाहिए। देखिए, पीडीएफ तो आपको एज ए बुक अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन गो एंड परचेज द बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, 1960 के दशक में नवीन कृषि युक्ति को अपनाने से कृषि में एक चमत्कारिक बदलाव आया था। कृषि उत्पादन में विशेष रूप से गेहूं और उसके बाद आप देखेंगे कि चावल के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि मात्र 1 या 2 वर्ष नहीं हुई थी, बल्कि यह अस्थायी रूप से बनी रही। इन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति आई तथा उत्पादकता स्तर लगभग 200 से 250% तक बढ़ गया। इवन आप कह सकते हैं कि 250% से भी अधिक बढ़ गया उत्पादकता। अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करें, हरित क्रांति के जनक तो ये जर्मन वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। अगर आप अगर आप देखें हरित क्रांति की ऑरिजिन की अगर आप बात करें तो 1960 में जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता में आप देखते हैं कि 200% से अधिक को बढ़ोतरी देखा गया। 1965 तक इन बीजों का परीक्षण कर लिया गया और उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी खाद्यान्न अभाव वाले देश थे वहां पर इसका उपयोग होने लगा, जैसे मैक्सिको, ताइवान, भारत के कुछ हिस्से में ही ये हरित क्रांति का उपयोग किया गया, जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे कि हरित क्रांति के बाद न सिर्फ भारत बल्कि अन्य खाद्यान्न अभाव वाले देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब हम हरित क्रांति के जो कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, यह टॉपिक से 2 तरह के प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में, और यह रेगुलर क्वेश्चंस अल्टरनेट करके इससे इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यह सलाह दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ उसको और इसको, हरित क्रांति और इसके महत्वपूर्ण घटक और इसके फायदे एवं हरित क्रांति का जलवायु पर प्रभाव। दूसरा क्वेश्चन है हरित क्रांति का जलवायु पर प्रभाव। इस क्वेश्चन को भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप तैयार करके रखिए, क्योंकि अल्टरनेट यह देखा गया है कि दोनों में से एक क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है। रीजन बिहाइंड कि इस जो क्वेश्चंस का जो एसेंस है वो आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा और इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि या तो जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना बन जाती है या जीएस पेपर 2 में भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी एसेंस है, पर्यावरण का भी एसेंस है, टेक्नोलॉजी का भी एसेंस है और आपको ज्योग्राफी का भी एसेंस है। तो ये सभी कृषि से संबंधित जितने भी एसेंस हैं आपको सब्जेक्ट में, तो वहाँ से इसकी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, कृषि से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2-4 तरह का क्वेश्चन ही बनता है। एक तो हरित क्रांति और इसके कंपोनेंट, इसके फायदे। दूसरा क्वेश्चन हरित क्रांति का पर्यावरण पर प्रभाव। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है हरित क्रांति के कृषि के दिशा में भारत और बिहार के द्वारा उठाए गए कदम। इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो कृषि सब्जेक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। मुझे आशा है कि अगर ये तीनों क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के पूछे गए कृषि से संबंधित क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, एटलीस्ट लिख सकते हैं। चलिए, तो हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, तो अब हम हरित क्रांति के जो महत्वपूर्ण घटक है उसको देख लेते हैं। हरित क्रांति के महत्वपूर्ण घटक में सबसे जो महत्वपूर्ण घटक था, सबसे उन्नत किस्म का जो बीज यूज हुआ था, अर्थात उसको हम सबसे नंबर 1 में अगर रखें तो उन्नत किस्म के बीज था, अर्थात हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड था, HYV सीड्स। इवन इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम चर्चा कर रहे हैं उन्नत किस्म के बीज को।
हरित क्रांति के पीछे उन्नत किस्म के बीज का एक सबसे बड़ा योगदान था। लोकप्रिय रूप से इसे बीजों को बॉनी अर्थात ड्वार्फ प्रजाति भी कहा जाता है। जो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी उसमें क्या था, जो बीजों की एक बॉनी किस्म कहा जाता था इसको लोकप्रिय रूप से, और बार बार उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन की मदद से नॉर्मन बोरलॉग ने उन जो इसमें क्या हुआ था कि म्यूटेशन की मदद से इन बीजों को विकसित किया गया, उस तरह के पौधों को विकसित किया गया जहां अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक की तत्व जो है प्राप्त होता था। यहाँ जो कुछ मिसप्रिंटिंग है आपको रिटन में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि उत्परिवर्तन अर्थात बार बार उत्परिवर्तन के मदद से नॉर्मन बोरलॉग ने उन किस्म को विकसित किया जिन्हें पौधे के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते थे। इन कारण से यह पौधे छोटे होते थे लेकिन दानों अर्थात सीड्स का आकार बड़ा होता था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा जो सीड्स डेवलप किया गया उसमें पौधे की आकार तो छोटी होती थी लेकिन बीजों की जो साइज होता था, सीड्स की जो साइज होता था वो बड़ा होता था। यह बीज जो है प्रकाश संश्लेषण रहित होता था। दूसरा कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो दूसरा कंपोनेंट था इरिगेशन अर्थात सिंचाई। सिंचाई की अगर हम बात करें तो दूसरा कंपोनेंट जो सिंचाई था, तो सिंचाई उन्नत किस्म के बीज के बाद हरित क्रांति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक था। अर्थात हाई यील्डिंग वैरायटीज वाले जो सीड्स के बाद अगर दूसरा कोई महत्वपूर्ण घटक था तो वो था सिंचाई। निश्चित और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति न सिर्फ उत्पादन को बढ़ाता है बल्कि उत्पादन की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। उर्वरकों को घोलने तथा फसलों को नियंत्रित विकास के लिए समय अनुसार सिंचाई की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्म के बीज की सफलता सिर्फ पानी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं था बल्कि सही समय एवं सही मात्रा में इसके लिए पानी भी नितांत आवश्यक थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि देखिए सिंचाई जो होता है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि इरेगुलर अनसीजनल जो भारत का जो मानसून है वो सीजनल है और यहाँ का जो बारिश है रेनफॉल है वो इरेगुलर है। इवन इट इज़ नॉट सफिशिएंट, जो जिस मात्रा में मिलना चाहिए पानी पौधे को वो सफिशिएंसी बारिश के पानी पर आप निर्भर रहकर नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए सिंचाई की हाई यील्डिंग वैरायटीज वाले जो सीड थी इसको काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता थी। इसके ग्रोथ के लिए बहुत मात्रा में पानी की आवश्यकता थी। और इतना ही नहीं, इसमें जो उर्वरक जो थे आप देखेंगे जो नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा वो रासायनिक उर्वरक आएगा। तो जिस रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जा रहा था उसको घोलने के लिए आवश्यक मात्रा में और रेगुलर मात्रा में पानी की आवश्यकता थी। तो इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे कि सिंचाई जो है उन्नत किस्म के बीजों के बाद हरित क्रांति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक था और निश्चित और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति न सिर्फ उत्पादन को बढ़ाता है बल्कि उत्पादन की स्थिरता को भी सुनिश्चित प्रदान करता है। उर्वरकों को घोलने कर दीजिएगा तथा फसलों को नियंत्रित विकास के लिए समयानुसार सिंचाई की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्म के बीज की सफलता सिर्फ पानी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं था बल्कि सही समय एवं सही मात्रा भी इसके लिए नितांत आवश्यक था। देखिए पानी की उपलब्धता मात्र ही यह सुनिश्चित नहीं कर देता है कि किसी भी फसल की उपज अत्यधिक होगी और अच्छी होगी। इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस मात्रा में इसको पानी चाहिए, कितनी मात्रा में इसकी सिंचाई की आवश्यकता है और कब कब इसकी सिंचाई की आवश्यकता है, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए हम तीसरा कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट है रासायनिक उर्वरक का उपयोग अर्थात यूज ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट बताइए हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो उसमें नंबर 1 आएगा हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, सेकंड है इरिगेशन एंड थर्ड एंड नॉट द लीस्ट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर। ये 3 कंपोनेंट को आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स था हाई यील्डिंग वैरायटीज अर्थात हरित क्रांति प्रौद्योगिकी को विकास में। हरित क्रांति का उन्नत किस्म के बीज एवं सिंचाई के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक था रासायनिक उर्वरक अर्थात HYV सीड्स, और सिंचाई अर्थात इरिगेशन के बाद अगर कोई तीसरा महत्वपूर्ण घटक था तो वो था रासायनिक उर्वरक। वास्तव में उन्नत किस्म के बीज का उपयोग के लिए भारी मात्रा में सिंचाई और उर्वरक की आवश्यकता होती है। इन बीजों के लिए परंपरागत वनस्पति खाद तथा उर्वरक पर्याप्त मात्रा में नहीं था, अर्थात क्योंकि
उनमें पोषक तत्वों की आवश्यकता की कमी होती थी और यहाँ परंपरागत जो उर्वरक थे उसकी जगह अधिक उर्वर की आवश्यकता थी और इस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की समुचित आपूर्ति आवश्यक हुई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रासायनिक जो उर्वरक का उपयोग था, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हरित क्रांति जो है उसमें महत्वपूर्ण कंपोनेंट को जो हम देखते आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, इरिगेशन, और उसके बाद जो थर्ड नंबर का कोई आता है तो वो था रासायनिक उर्वरक। अब हुआ यूं कि जो हमारे ट्रेडिशनल खेती चलते आ रहे थे उसके लिए जो जैविक खादों का प्रयोग हो रहा था और जिन रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा था वो इस पर इफेक्टिव नहीं था, हाई यील्डिंग वैरायटीज वाले जो सीड थे उस पर इफेक्टिव नहीं था। इतना ही नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटीज की उत्पादकता अर्थात इसकी फसल को उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में अर्थात हैवी डोज में आपको उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी और यही वो समय होता है जब नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की विकास होता है, समुचित आपूर्ति किया जाता है और इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि उसका इफेक्ट को हम एनवायरमेंटल इफेक्ट पर भी देखेंगे। इन सारे कंपोनेंट के अगर निगेटिव पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप से बन जाएगा। तो तीसरा हमने डिस्कस किया रासायनिक उर्वरक का उपयोग अर्थात हैवी डोज में फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया। कब? हरित क्रांति के समय। क्यों किया गया? क्योंकि इसको उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये एक आप कह सकते हैं प्री कंडीशन था। हाई यील्डिंग जो वेराइटीज ऑफ सीड्स थे उसके प्री कंडीशन था फर्टिलाइजर, अर्थात हैवी डोज जो है इसका प्री कंडीशन था हाई यील्डिंग वेराइटीज का। आगे देखते हैं। अगला है कीटनाशक तथा जीवाणुनाशक का उपयोग अर्थात यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के तहत अत्यधिक मात्रा में सिंचाई और रासायनिक उर्वरक के उपयोग ने खेतों की उपज तो बढ़ाया ही, लेकिन इसके साथ ही कीट अर्थात इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट पेस्ट और बीड्स अर्थात खर पतवार और मूसक अर्थात रोडेंट्स को भी जन्म दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप देखेंगे यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता क्यों पड़ा, तो जब भारी मात्रा में सिंचाई हुआ अर्थात इरिगेशन हुआ और फर्टिलाइजर का यूज हुआ, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कीट, खर पतवार और रोडेंट्स का जन्म हुआ जो कि पहले नहीं था और इसीलिए इन सब से बचने के लिए कीटनाशक तथा जीवाणुनाशक का उपयोग को सुनिश्चित उपज के लिए आवश्यक समझा गया। और फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं कि इन सभी चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट को आप अगर लिख देते हैं तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो कृषि अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बन जाएगा। अगला जो हरित क्रांति का महत्वपूर्ण घटक है वो है साख, भंडारण, विपणन और वितरण अर्थात क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चारों जो फैक्टर हैं आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, इससे आपकी जो बुलेट्स होगी वो बढ़ जाएगी और चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रेडिट की अर्थात साख की, क्रेडिट की अगर आप बात करें तो किसी भी चीज़ों के सफलता के लिए क्रेडिट की आवश्यकता बहुत जरूरी है और कृषि उन्हीं में से एक था। किसान जो हरित क्रांति का जो कॉस्टली इनपुट्स था, महंगे आगत जो थे, उनका उपयोग कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना अर्थात सस्ते ऋण सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक था। क्योंकि देखिए महंगे इनपुट्स को तभी यूज कर सकेगा किसान जब उसको सस्ता ऋण मिल सकेगा। अगर नहीं मिला तो यह संभव नहीं है भारतीय किसान के लिए या किसी भी गरीब देश के लिए कि वो महंगे बीज का उपयोग कर सके। इतना ही नहीं, अगर हम भंडारण, विपणन और वितरण की बात करें तो जिन क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत लाया गया जैसे भारत में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण के पूर्व भंडारण को व्यवस्था की गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वहां स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है।
हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें उस चीज़ों को और वहाँ स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटी कहने का मतलब कि जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, अगर हाई यील्डिंग बीज है, हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स अगर है, तो उसके लिए क्या प्रीकंडीशन होने चाहिए, उस स्टोरेज फैसिलिटी, उस तरह का स्टोरेज फैसिलिटी होना आवश्यक है। तो ये तो था आपका साख भंडारण और विपणन और वितरण का कंपोनेंट्स। अगला अगर हम बात करें तो अगला जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स था वो था भूमि जोतों का समीकरण। अब देखिए, भारतीय अगर पृष्ठभूमि की बात करें, भारतीय कृषि की पृष्ठभूमि की बात करें, तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक बहुत ही जरूरी बन जाता है, अर्थात जिसको आप चकबंदी बोलते हैं। ठीक है, भूमि का चकबंदी जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे अर्थात स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड को यूनाइटेड रूप में एक जगह इकट्ठे करना, उसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो भारत जैसे देश में जहां पर आप देखेंगे कि स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड बहुत ही ज़्यादा था, तो यह संभव नहीं था कि ऐसे स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड पर इस तरह का बीजों का उपयोग कर पाना। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर छोटे जोत है आपका, तो उसमें सिंचाई की, बुआई की, ये सभी अर्थात यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, ये सब जो होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास एक बड़ा जोत है तो ये सब आपके लिए बहुत ही सुगम हो जाता है। तो जो सबसे बहुत जरूरी था वो था भूमि जोतों का समीकरण। छोटी तथा टुकड़ों में विभाजित भूमि के जोतों का होना भारतीय कृषि के लिए एक बड़ी समस्या रही है, और इसीलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए भूमि के जोतों के समीकरण को प्रस्तुत किया गया। अर्थात अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को इंट्रोड्यूस किया गया। जब हरित क्रांति का जो समय था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का पीरियड आया, तो आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को रिकमेंड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अगला अगर हम बात करें तो अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण अर्थात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। आधुनिक कृषि तंत्र में आवश्यक अवयवों में से ग्रामीण विद्युतीकरण एक है और विद्युत कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यह ऊर्जा का एक सस्ता स्रोत है जिसका उपयोग कर उन सिंचाई की उपलब्धता को हम आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। अर्थात देखिए, आधुनिक कृषि तंत्र में अगर आप बात करते हैं तो ग्रामीण जो विद्युतीकरण है उसमें से एक है, और विद्युत कृषि के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है। और आपको यह भी मालूम है कि जो विद्युत है ऊर्जा का एक बहुत ही सस्ता स्रोत है, और जिसका उपयोग कर आप जो सिंचाई है अर्थात सस्ती सिंचाई को आप सुनिश्चित अर्थात आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये तो सारे थे कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रश्न, डाउट्स अगर आपको आता है, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल ट्राई टू क्लियर इट देन एंड देयर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।